नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। अब आपने देखा होगा कि मार्केट जो है करेक्शन फेज में अभी तक चल रहा है, थोड़ा-सा फ़ियर का माहौल है। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट जो है वो ग्रो कर सकता है, बुल रन आ सकता है, अभी भी हम बुल रन में ही हैं। अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है या बेयर मार्केट चल रहा है, ये सब बुल रन का ही पार्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ से बहुत अच्छी तेज़ी हमें यहाँ से देखने मिल सकती है, तो हम डिस्कस करेंगे कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं या क्या चीज़ें जो हैं हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब अभी तक हमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, मार्केट ने 26,000 भी टच किया, मगर उस मार्केट में भी क्या देखने मिला? बहुत सारे एनएफओज़ यानी कि न्यू फंड ऑफर्स जो थे, वो हमें देखने मिल रहे थे। जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड फंड्स हो गए, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस का एक फंड देखने मिला, एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे एनएफओज़ आए, है ना? ये सब कुछ आए, क्यों? एनएफओज़ इतने क्यों मार्केट में आ रहे थे? सिंपल लॉजिक है, जब भी बुल रन आता है, सब लोग उस बुल रन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब लोग उस पे कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। सबको पैसा कमाना है, ऑब्वियसली उनको पैसा कमाना है और हमें भी पैसा कमाना है। दैट्स व्हाई हमें चुनना चाहिए राइट जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और जितनी भी एएमसीज़ थी वो भी नए-नए फंड ऑफर्स, न्यू फंड ऑफर्स लेके आए, एनएफओज़ लेके आए, क्योंकि उनको भी पैसे बनाने थे। मगर यहाँ से अगर तेज़ी आएगी, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या चीज़ें चल गईं। हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ से आगे क्या चल सकता है। क्योंकि जिस इंसान ने ये फ़ोरकास्ट कर लिया कि यहाँ से क्या चल सकता है, वो ही जो है मार्केट में मोटा पैसा जो है कल बनाएगा। सो कंप्लीटली हम इंडिया पे पॉज़िटिव हैं, ग्रोथ पे पॉज़िटिव हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए हम बुलिश हैं, सब कुछ सही है। लेकिन हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको लेंगे तो हो सकता है पीछे चल के इन्होंने आपको थोड़ा पैसा बना दिया हो, लेकिन आगे उतनी ही तेज़ी आएगी इनमें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड से हमें दूर रहना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि न्यू फंड ऑफर्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स, न्यू फंड ऑफर्स यानी कि नए-नए म्यूचुअल फंड्स जो अभी-अभी मार्केट में आए हैं, जिनका हमारे को कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं पता है, पास्ट रिकॉर्ड नहीं पता है, रिटर्न्स कैसे बनाएगा पास्ट में ये नहीं पता, तो फ्यूचर गारंटी आपको कैसे मिलेगी? जो मार्केट में इतने अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, एवरग्रीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने पास्ट में प्रूव किया है कि वो किसी भी मार्केट सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। न्यू फंड ऑफर्स को थोड़ा-सा अवॉइड करके चले, तभी आपका मोटा पैसा जो है वो बन सकता है। अब कौन इनको रेकमेंड करता है, क्यों ये इतने पॉपुलर हुए? अब अगर आप किसी एडवाइज़र के पास जाएँगे ना, वो आपको एनएफओ ही रेकमेंड करेगा। क्यों? वो आपको ऐसे झांसे में डालेगा, इसका ना एनएवी कम है, ले लो। एनएवी कम का सवाल ही नहीं उठता है। एनएवी की प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं होती। एनएवी छोटा है, बड़ा, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। उस एनएवी पे किस परसेंटेज में आपको ग्रोथ मिल रही है, वो ज़रूरी होता है। सो अब इन लोगों को क्या मिलते हैं? कमीशन मिलते हैं। कोई भी अगर आपको एनएफओ रेकमेंड करता है, मतलब उसको कुछ पार्ट, कुछ कमीशन मिल रहा है उस एएमसी से, ताकि उनको रेकमेंड किया जाए और आप जैसे रिटेलर्स को खरीदवाया जाए, वरना वो चलेगा कैसे? तो एडवर्टाइज़मेंट तो करनी ज़रूरी है। सो आप ऐसे एनएफओज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेटा जो है अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए रिटेलर के लिए ये रिस्की साबित हो सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ओल्ड म्यूचुअल फंड जो मार्केट में 10 साल से ज़्यादा जिनको हो चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स को आप चुनें, एनएफओज़ के लिए आप ना जाएँ। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। अब नो डाउट इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स आपको ग्रोथ देते हैं, ये भी आपको ग्रोथ देता है, रिटर्न्स देता है, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर 80C। मगर इनको क्यों ना हम ले, उसकी तरफ एक बार ध्यान देते हैं ना। इस म्यूचुअल फंड में, इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में जनरली लार्ज कैप कंपनियां भरी रहती हैं, और अगर आपने लार्ज कैप कंपनी ही लेनी है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाए, छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स मिल जाए, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पैसा कहाँ लगता है? लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ में। ऑल्सो इसमें आपको 3 साल का लॉक इन जो है वो देखने मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आप पैसा अगर आपको चाहिए होगा कभी, तो आप निकाल नहीं पाएँगे। अब वैसे तो हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखा है, और उस बचे हुए पैसे से जो हमारे पास है, उससे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मगर पैसा चाहिए का मतलब क्या? मान लेते हैं अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं होता,
नहीं करता फॉर वट एवर रीज़न, तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम कभी उससे एग्जिट करें और दूसरा म्यूचुअल फंड जो है खरीदें। रोटेशन की गारंटी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन, वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे स्टॉक में होता है, कभी भी हम इसको खरीद बेच सकते हैं, दूसरा स्टॉक ले सकते हैं अगर वो पिछला स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन होना चाहिए। मगर अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, और भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में इससे कंपेयर करें तो, और आपका पैसा जो है वो अटक सकता है 3 सालों के लिए। और 3 सालों के लिए कैसे अटकेगा? जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, जैसे अगर आप SIP करें तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब तक उसको 3 साल नहीं होते तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते। सिमिलरली उसके बाद जो SIPs रहेंगी उनको भी 3 साल होने चाहिए। तो जब आपने उनको किया था उस डेट से 3 साल जो है वो काउंट करते रहेंगे। तो जब-जब आप पैसा लगाएँगे, यानी कि आपको 3 साल कंप्लीट हो गए तो आपका पैसा जो है कंप्लीटली फ्री हो गया। जैसे-जैसे आपकी SIP जाती रहेगी, उनको 3 साल का साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस पैसे को मार्केट से निकाल सकते हैं, उस फंड से निकाल सकते हैं। सो ये मुझे एक नेगेटिव दिखता है, इसीलिए इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। सो थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो है, अगेन लॉक इन वाले म्यूचुअल फंड। सो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सिर्फ ELSS वाले नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में होते हैं। कुछ रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, ELSS वाले होते हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जिसमें लॉक इन होता है। अब लॉक इन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित होता है अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो, क्योंकि अगर आपको उससे बेटर म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं जहाँ लॉक इन नहीं है तो आप वो चुने ना, आपको लॉक इन वाले क्यों लेने। अगर आप बैंक के पास स्पेशली जाते हैं ना, तो वो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बोलते हैं आप ये ले लो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पैसा लॉक इन हो गया तो उनको उनको पैसा कमाना जो है आसान हो जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है यूलिप। यूलिप में क्या होता है, ये भी एक स्कीम है जहाँ पे आपका पैसा जो है अटक जाता है। सो 3 इयर्स का लॉक इन जो है ऐसा मिनिमम रहता है। सो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सिंपल, कोई बुरे म्यूचुअल फंड्स ऐसे नहीं कि बहुत बुरे हैं ये, या इसको कोई नहीं लेता, लेते हैं लोग। लेकिन अगर आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास ऑप्शन है कहीं और जाने का, कहीं और से बेटर पैसा कमाने का, इसी टाइप ऑफ रिस्क में, इसी टाइप ऑफ रिटर्न्स के साथ, तो आप क्यों ना उसके साथ जाएँ? आपको क्यों अपना पैसा जो है कहीं पे अड़ाना है? ओके, सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लॉक इन से थोड़ा दूर रहिए। ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे लॉक इन ना हो, एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा-सा डिसेंट हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, उससे ही आपका जो है थोड़ी फ्रीडम रहती है इंसान के पास, और ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, रिटर्न जो है वो फ्यूचर में अच्छे बनते हैं। ओके, जो फोर्थ कैटेगरी है उसका नाम है डेट एडवांटेज बैलेंस म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो ये कैटेगरी क्यों अच्छी नहीं है, इन म्यूचुअल फंड से क्यों दूर रहना चाहिए? अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैलेंस म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन म्यूचुअल फंड से इसीलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास छोटा पैसा है लगाने के लिए। अगर आपका लमसम अमाउंट छोटा है, SIPs छोटी हैं, आपके पास टाइम है, आपकी उम्र छोटी है, तो आपको डेफिनेटली जो एक्सपोजर है अपना मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप में, इवन फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ जिस म्यूचुअल फंड में डेट का कॉम्पोजिशन भी आ जाता है, यानी कि इक्विटीज़ में पैसा लग रहा है आपका और डेट में भी लग रहा है, तो ये बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों में पैसा है, पैसा फेंकने के लिए, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ भी चले जाते हैं। डेफिनेटली इसका जो रिस्क होता है वो बाकी म्यूचुअल फंड से कम होता है। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेंगे तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, और रिटर्न्स अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर आप म्यूचुअल फंड ले ही क्यों रहे हैं, आप मार्केट में आई क्यों रहे हैं, ठीक है? सो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली वो फिर ये थोड़ा-सा लेके रखते हैं, ताकि वो ये नहीं चाहते कि उनका जो कैपिटल है वो इरोड हो जाए, है ना? कभी मार्केट फॉल होती है तो, क्योंकि ये काफ़ी कम गिरेंगे, मगर ग्रोथ के टाइम चढ़ेंगे भी नहीं। एंड अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मैं और आप, तो आपको इनको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ नहीं मिलती तो एक्चुअली मुझे फिर म्यूचुअल फंड या स्टॉक में ना ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेट एडवांटेज एंड बैलेंस म्यूचुअल फंड जो होते हैं, ये उन लोगों के पोर्टफोलियो में होते हैं जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है और बहुत बड़े कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, हेज करना है। जिन भी इन्वेस्टर्स का पैसा छोटा है, SIP अमाउंट छोटा है, उनको इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा रहेगा। मगर अगर आपको बुल मार्केट पे कैपिटलाइज करना है तो इनको थोड़ा-सा आप अवॉइड करके चल सकते हैं। ओके, एंड फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। अब इनसे भी आप थोड़ा-सा
दूर रहिए जब बुल मार्केट आती है। अब अभी तक पिछले 1-2 साल में थीम्स बहुत अच्छे करे थे, सेक्टर्स बहुत अच्छे करे थे, लेकिन ये एवरग्रीन नहीं होते, ये हमेशा नहीं चलेगा। हो सकता है पिछली बुल मार्केट जो थी पिछले 2 साल वाली, वहाँ कोई और थीम अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब जो है, अब मार्केट यहाँ से जब चलेगा तो कोई और थीम अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ एक रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली जो है इन्वेस्टर्स के नहीं बनते। सो ये आपने देखना है। ऑल्सो थीम में एक प्रॉब्लम होती है कि ये सारे थीम्स जनरली क्या है, नए-नए म्यूचुअल फंड्स हैं। तो क्योंकि ये न्यू म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे आपको डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं होगा बहुत लंबे टाइम का। 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा लंबा डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। और जहाँ डेटा अवेलेबल नहीं होता, आपको हिस्टोरिकल रिटर्न्स पता नहीं है। वो नहीं पता तो आपको आगे कैसे पता होगा कि आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। सो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, जिनको थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन करनी है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जिनको बहुत रिस्क नहीं उठाना, जिनको शांति से रिटर्न्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो डेफिनेटली इनसे थोड़ा दूर रह सकते हैं। एंड आपने सेक्टर रोटेशन भी सुना होगा, पहले पीएसयू भाग रहा था, डिफेंस भाग रहा था, ये सारी थीम जो है बहुत भाग रही थी। अभी क्या है, चुप बैठे हुए हैं, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। और आगे चल के अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रॉप करी या कंसिस्टेंट रही पर बहुत बड़ी नहीं जो एक्सपेक्टेशन सोची थी मार्केट ने, तो डेफिनेटली यहाँ भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो आपने एक फंड सुना होगा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, वहाँ पे रिटर्न अभी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये थीम है, थीम में कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। और अगर आपको बुल मार्केट को पूरी तरीके से कैपिटलाइज करना है, पूरी तरीके से फायदा उठाना है, तो आई सजेस्ट कि आप डेफिनेटली एवरग्रीन म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए जो हमेशा परफॉर्म करेंगे चाहे जैसी भी मार्केट हो। तो सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको डाउट ना कोई रह गया हो। अगर कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।